इसमें हमारी भारत की इकोनॉमी को खत्म करने का रास्ता बनाया गया है या फिर धोबी से नहीं जीते तो गधे के कान ऐंठ दे, या ये दूसरे शब्दों में कहें खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। छाछ और मक्खन तो आपको मिला नहीं जी। अब आप खम्बा नोच करके सीमेंटेड है, क्या कर लोगे? आप आंख दिखा किसको रहे हो? तो मोदी जी ने आज तक स्पष्ट तरीके से क्यों नहीं इस चीज को क्लियर किया? देना चाहिए था, क्योंकि इस किंतु परंतु को नहीं रखना चाहिए जी। पक्ष कभी भी उतना खराब नहीं होता विपक्ष जितना बताता है, और सरकारें कभी उतनी अच्छी नहीं होती जितना उसके मंत्री विधायक नेता प्रवक्ता बयान करते हैं। आधा सच आधा झूठ। तभी कितने लोगों ने जाकर के साबुन तेल अगरबत्ती और बाकी चीजें खरीद ली जो उनका रेट कम हुआ। लेकिन ठीक है, मैं इसलिए तो कहता हूँ मोदी जी को चुनाव लड़ना, सरकार चलाना, और सरकार के सामने स्कीम आप देखिए ना, उन्होंने क्या कहा कि ये आने वाले त्योहारों के लिए बहुत बड़ा उपहार है। सरकार सामने आ ही नहीं रही है कि इतना बड़ा इल्जाम लगा है और उस पर कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, क्या कहेंगे? हेमा जी, सरकार को सामने आना भी नहीं चाहिए। कैसे? इसलिए कि सरकार बनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और पत्रकारों को सही जवाब नहीं देना। अब ये अधिकारियों की, नेताओं की, मंत्रियों की, सरकार की आदत बन गई है। ज्ञानेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे एज चुनाव आयुक्त तो नहीं बल्कि नेता के रूप में लग रही थी, को सारे मामलों को बड़ा गोल मोल करके। प्रशांत जी ने कहा कि नीतीश जी ईमानदार, पर उनकी राजनीति थोड़ी भ्रष्ट है। तो फिर आप ईमानदारी का ढोंग पीटते रहें, बल्कि बेहतर है कि आपकी नाक के नीचे घोटाला होता और आपने किया क्या। और हम अगर ये चाहते हैं भारत को सुधारना, भारत में अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, स्वास्थ्य, तो हमको ईमानदारी से टैक्स देना चाहिए। नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव मौजूद हूं आपके साथ एक संदेश की खास डिबेट में। आज का विषय बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सवाल नहीं होंगे बल्कि जवाबों की सच्चाई भी तलाश की जाएगी। पहलगाम हमले से लेकर विदेशी कूटनीति, बिहार की राजनीति से लेकर जाति और पीडीए तक, आज हम हर उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिस पर देश भर में लोग सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी, जो अपनी स्पष्ट और बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हेमा जी। सबसे पहले बात करेंगे उस हमले की जिसने पूरे देश को हिला दिया, पहलगाम हमला। इसके बाद जो ऑपरेशन हुए, दावे प्रति दावे हुए, और फिर वैश्विक राजनीति पर इसके असर, सब पर हम चर्चा करेंगे। मनोज मिश्रा जी, आपके लिए मेरा पहला सवाल यह है कि पहलगाम हमले को लेकर आज भी बहुत से सवाल खड़े होते हैं। कुछ ऐसी खुफिया एजेंसियों के बारे में बात होती है जिनको हमने सामने नहीं किया, क्या कहेंगे इस पर आप? हेमा जी, दरअसल मुझे लगता है कि 22 अप्रैल से आज हम देखें तो 24 सितंबर में है, लेकिन इस सवाल ने भारत की राजनीति की, भारत की शक्ति की, भारत की सरकार की, और मीडिया की बात कर लें, सैन्य की बात कर लें, तो एक नई सोच, एक नई पहल, एक नया विषय। कारण ये था कि 2014 का जिक्र मैं इसलिए करना चाहूंगा कि जब 2014 की सरकार आई थी, पूर्ण बहुमत की सरकार आई, मोदी के नेतृत्व में सरकार आई, और अमित शाह और मोदी की जोड़ी जिस चीज के लिए जानी जाती रही, अगर आप 2019 में जाएं तो गृह मंत्री जैसे राजनाथ सिंह हटे, दूसरे गृह मंत्री दूसरी मोदी 2 सरकार में बने, तो पहला अगर धमाका जो पूरे विश्व स्तर पर रहा, भारत के लिए वरदान रहा, वो था धारा 370 को खत्म करना जी। उसके बाद आप चाहे उरी की बात कर लें, पुलवामा की बात कर लें, या बाकी अन्य जो हमले भारत पे हुए, भारत ने एक जुमला आपने सुना होगा विपक्ष के नेताओं से कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। मुझे लगता है कि हमें भी, देश को भी, सबको ये था कि बदला भी पहलगाम का हम उसी तरीके से लेंगे और जवाब भी वैसा ही देंगे। बाकी हमलों में और पहलगाम के हमले में बेसिक अंतर क्या था कि बाकी हमले या तो आतंकवादी गतिविधियां, आपके यहाँ घुस करके बम विस्फोट करना, 26/11 का अटैक करना, मुंबई से लेकर के बनारस से लेकर दिल्ली से, वो एक अलग बात हो गई कि साजिश हुई, हमने बम स्थापित किया और उसका विस्फोट हुआ और उससे 100, 200, 400, 500, 1000 लोग हताहत हुए, घायल हुए, मरे, कटे। लेकिन 2022 में जगह चुना पहलगाम। एक तरीके से आप कहें उसको लोग कश्मीर का स्विट्जरलैंड या भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। छुट्टियों का सीजन, लोग छुट्टियां मनाने गए थे। और आजाद कश्मीर बात मैं इसलिए कहूंगा कि 370 खत्म होने के बाद लोगों को यह भरोसा हो गया
कि देश में केंद्र में मोदी सरकार है, तो हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुरक्षित हैं, और ये सुरक्षा का जो वादा था वो सरकार ने स्वयं दिया, और उस पर भरोसा कर सकते हैं कि आतंकवादी गतिविधियां देश में घुस करके वो नहीं हुई, कहीं नहीं हुई जी। लेकिन बॉर्डर पे हमले होना, छुटपुट घटनाएं होना, दोनों तरफ से हम वो अगर छेड़खानी करते हम उसका जवाब देते, लेकिन आम पब्लिक, आम यात्री, इनोसेंट, उनकी हत्याएं, उनको मारना। और एक बड़ी मजे की बात हेमा जी रही कि आपने देखा होगा कि पहलगाम में कई चीजें निकल के सामने आई, जातिगत टिप्पणियां जी, धर्म देख करके लोगों की गोली मारना और नहीं मारना। जबकि मैं पीछे जब पहलगाम या कश्मीर गया हुआ था तो मैं मेरी मुलाकात वहां एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उस हमले में, वो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर गाड़ी का, जिसने उस हमले में कई परिवारों को बचाया और अपने घर में पनाह दी। वो मुस्लिम था जी। बंगलोर से बीटेक करके आकर के अपने परिवार के साथ रहता है, और उसने मुझे पूरी दास्तान उसने व्यक्तिगत तौर पर मेरे साथ शेयर की। वो भी इस बात से बहुत अचंभित था कि वो कहता था कि सर जी, हमले तो हुए लेकिन हमले कभी हिंदू मुस्लिम नहीं देखे, हम कश्मीर वाले उनके लिए हिंदुस्तानी होते थे, लेकिन जो ये घटना हुई ये बहुत ही शर्मनाक थी और बहुत इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है जी। और उस घटना ने के बदले हमने जो किया, या जो एक परसेप्शन तय हुआ, एक उम्मीद थी कि ये मोदी सरकार है, अमित शाह गृह मंत्री हैं, डोभाल साहब हमारे रक्षा सलाहकार हैं, तो कुछ ऐसा होगा जिससे भारत के को गर्व महसूस होगा और जिन्होंने ये घटना की उनको पूरी सजा मिलेगी। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम की घटना के बाद सरकार ने जिस ऑपरेशन सिंदूर की घटना उन्होंने वीडियो जारी किया, कहां बम विस्फोट हुआ उसको जारी किया, तो पहलगाम की घटना के बाद जिस तरीके का बदला भारत सरकार को लेना चाहिए था या जिस तरीके के लोग उम्मीद करते थे वैसा नहीं रहा। जी। पहलगाम हमले का जवाब था ऑपरेशन सिंदूर, और वहां से बहुत सारी अफवाहें आई कि शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने 3 राफेल गिरा दी, और यहाँ से भी बहुत सारी चीजें, ऐसा तो कोई पुष्टि के साथ चीजें नहीं आई, क्योंकि वहां से बहुत सारी फोटोज वायरल हुई बाद में कि नहीं ये हमारा स्टेडियम अभी वैसे ही है, और यहाँ से बताया गया कि वो ध्वस्त हो गया। तो इन पे क्या सच्चाई है, क्या गहराई है, कहाँ तक हम वहां पहुंच पाए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हेमा जी देखिए, हम भारत की सेना पे, भारत की सरकार पे, भारत की सैन्य शक्ति पर, और मामला जब पाकिस्तान का हो तो हम भरोसा 100% इसलिए करते हैं, और भरोसा जबानी पे नहीं करते, सोशल मीडिया से लेकर के टीवी और प्रिंट मीडिया पे नहीं करते, हम ऐसी चीजों पे भरोसा करते हैं साक्ष्यों पर जी। और वो साक्ष्य ये थे, बड़ी मजे की बात, अभी आप हंसोगे, अप्रैल में जो दिखाया जा रहा था कि हमने भारत के विमान को यहां गिराया है, जी। गलती करके फंस गए। सरसों को फूल आप जानती किस सीजन में होता है, वो सीजन नहीं था। तो झूठ बोलने में भी थोड़ा तो चीज, अच्छा गलती इंसान करता ही। मैं उदाहरण दे रहा हूं पाकिस्तान के सेना की, पाकिस्तान के रॉ की, पाकिस्तान की सरकार की, या उनके प्रबंधन को जिन्होंने ये अनमेच्योर जवाब बनाया कि हमने भारत का ये नुकसान किया, भारत का ये हमने विमान गिराया। दूसरी बात रही कि भारत ने जब हमला किया, देखिए हमला करने में कहीं कोई संशय नहीं है, भारत ने हमले किए, हमले के साक्ष्य दिए, और हमने, आपने सब लोगों ने देखा होगा कि मजहर मसूद से लेके वो जिनको हमने कंधार में वापस किया था, जो उनके आका हैं, जो आतंकवादी संगठन चलाते हैं, उनके परिवार के लोग, और इनके परिवार, चूंकि आतंकवादियों को कोई परिवार नहीं होता, आतंकवादियों को परिवार आतंकवादी ही होते हैं, तो उनके जनाजे में भीड़ और आतंकवादियों के जनाजे में सैनिकों को शामिल होना, सैनिक जैसे ससम्मान उनको दफन करना, और ये सब घटना उसी दिन की, उसके दूसरे दिन की थी जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ये अलग बात होगी कि भारत का हमेशा, आज से नहीं हेमा जी, भारत का इतिहास अगर आप उठा करके पीछे भी देखें तो सैन्य लड़ाइयों में
हम कभी आम आदमी को इन्वॉल्व नहीं करते। जी। हमारी कोशिश होती है कि हम टारगेटेड काम करें, टारगेटेड नुकसान करें, लेकिन उसमें एक भी जो निर्दोष है उसकी किसी भी तरीके से जान माल की हत्या ना हो। जी बिल्कुल। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के हमले में अंतर है। ऑपरेशन सिंदूर नाम इसलिए दिया गया कि अगर आपको याद हो तो उसकी जो उसको लीड कर रही थी महिला थी जी। कर्नल, दोनों लड़कियां। दूसरी बात, जब ये पूछ कर किसी के पति को मारा जाए आतंकवादी घटनाओं में, जी। तो विषय उसके सुहाग से जुड़ता है। और हम उस 26 परिवार के 26 परिवार में जो इवन आपने ये भी देखा होगा कि लोगों के हाथ की मेहंदी तक भी नहीं छूटी थी जी। और उनका सिंदूर उजड़ गया। और भारत कोई पहली बार नहीं है, भारत की सेना, भारत की सरकार या हम भारतीय घर में भी, परिवार में भी अगर कोई बड़ा काम करते हैं, कोई बोझ उठाते हैं, तो जय माता दी के नारे इसलिए लगा कर उठाते हैं कि हमको लगता है कि एनर्जी, एक ऊर्जा मिलेगी। जी। तो इसलिए उस चीज का इमोशनल अटैचमेंट, आपने बहुत सारी फिल्में भी उस पर देखी, जैसे कारगिल का युद्ध हुआ। जी। अगर आप कारगिल युद्ध पर जो बनी हुई फिल्म है, क्योंकि हम आप सारे लोग सेना के उस ना तो वहां जा सकते ना उसको देख सकते हैं, लेकिन बॉर्डर हो, कारगिल हो, ये पिक्चरें 100% भले नहीं बनी हो, लेकिन 70, 80, 90% तक उस स्टोरी को अंजाम देने में पहुंचते हो। तो आपने ये देखा होगा कि हमारे कर्नल, हमारे ब्रिगेडियर, हमारे कैप्टन, हमारे फ्रंट सेना के जो जवान होते हैं, वो सबसे ज्यादा उत्साहित होते हैं और उनको ऊर्जा मिलती है उनकी अपनी आत्मीय शक्ति से, शक्ति रूप। इसका उदाहरण आप अगर देखिए, जैसलमेर में भी जब एक बार युद्ध हुआ तो जैसलमेर की वो देवी या मूर्ति, उनकी पूजा आज तक इसीलिए होती है कि चारों तरफ से मिसाइल्स और बम और तोपे गिर रही थी और वो मंदिर बचा था। नवरात्र का महीना चल रहा, तीसरा दिन है, आप इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, तो मां शक्ति का रूप है। तो ऑपरेशन सिंदूर इमोशन के साथ साथ उन आतंकवादियों के लिए बदला या परिणाम या उनको मार गिराने का, उनको खत्म कराने का था कि भारत नारी शक्ति में भी उतना ही मजबूत है। अगर आपने इस तरीके संवेदनहीनता दिखाई है हमले में, तो आपको हम इसी तरीके का जवाब देंगे। जी। जी। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 28 बार कहा है कि हमने भारत और पाक का सीज फायर करवाया, उस पे आप क्या कहेंगे कि हमारे भारत की विदेश नीति क्या इतनी कमजोर है? हेमा जी, देश, हम 47 से पहले गुलाम थे जी। ब्रिटिश शासन था। देश की आजादी के बाद, आजाद तो हम और पाकिस्तान दोनों एक साथ हुए जी, बल्कि वो हमसे एक दिन पहले हुआ। वो अपनी आजादी 14 अगस्त मनाता, हम 15 अगस्त मनाते हैं। आज अगर हम सामान्य तौर पे और उन जांच एजेंसियों के परसेप्शन में विश्व की इकोनॉमिक में चौथे नंबर पर हैं जी, तीसरे और दूसरे नंबर पे जाने का दावा कर रहे और हिम्मत रखते हैं, तो हम 140 करोड़ की देश की जो आबादी है वो हमारी एक ताकत है, एक शक्ति है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप 2, क्योंकि जब ट्रंप सरकार आई उसके बाद ये हार गए, जो बाइडेन आए, जो बाइडेन के बाद इनकी सरकार आई, और आपने देखा होगा इनकी सरकार आने से पहले चुनाव में इनके ऊपर हमले भी हुए, गोली इनके बगल से गुजरी, वो सारी चीजें भी आपने देखा होगा। हाँ। वो व्यवसायिक रूप से बहुत सफल हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एलन मस्क जैसा उनका जो सलाहकार जी, और एलन मस्क सफल व्यवसायी हैं, विश्व उनको मानता है। हमारे आपके डोनाल्ड ट्रंप के नहीं मानने से कोई बात बदलेगी नहीं जी। भारत के साथ क्या हुआ ये बात अभी हम सभी पत्रकार, क्या हमसे भी कई बहुत वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं जिनको हम लोग चलते फिरते विश्वविद्यालय मानते हैं और डिफेंस से लेकर विदेश नीति, कूटनीति पे वो चर्चा करते हैं, उनकी समझ हमसे आपसे ज्यादा है। उनसे भी जब मेरी बातचीत होती है तो इस बदले हुए रवैये में, चलिए एक बात मैं आपको बताऊं, जब मोदी जी की बात आती है, मोदी जी ने तो अच्छा, अगर यही बात कर लें कि अब की बार ट्रंप सरकार के नारे में उन्होंने वहां जाकर मदद की जी, भारतीयों की इकट्ठा किया जी, और ट्रंप मेरा यार, ट्रंप मेरा दोस्त, इस तरह के नारे लगे जी। तो इसमें तो भारत के लिए बेहतर होना चाहिए था जी। जो मैं ये बातें कर रहा हूं कि लगातार उनपे आरोप प्रत्यारोप इस बात के होते हैं जी। लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे, इंदिरा जी का समय था, उसी व्हाइट हाउस में
प्रस्ताव को ठुकराना, इंदिरा जी का वापिस आना। जी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई में बांग्लादेश के दो टुकड़े उन्होंने रातों रात किए ताकि अमेरिका की बाकी कोई सैन्य शक्तियां समुद्र रास्ते से आ रही थी और पहुंच न जाए, वो उनकी दो रंजिशें थी। जी। मोदी जी से कहां क्या चूक हुई नहीं हुई, विदेश मंत्री से कहां क्या चूक हुई नहीं हुई, विगत 11 साल में 138 दौरे और उसके जो परिणाम, और इतने बड़े राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होने के बाद इतनी छोटी हरकत नहीं करनी चाहिए, इसके पीछे मुझे ट्रंप की कूटनीति लगती है। जी। और वो कूटनीति लगती है अमेरिका के हित में। लेकिन अक्सर क्या होता है कि कभी कभी आप हित करते करते बड़ा अनहित कर जाते हैं देश का। जी। भारत को नजरअंदाज करना विश्व स्तर पर किसी भी देश के लिए आज के इस मार्केट में, इस आयात निर्यात के व्यवसाय में इसलिए संभव नहीं है कि जैसे में 140 करोड़ की आबादी है वैसे हमें 140 करोड़ के उपभोक्ता भी हैं। जी। हमने अगर स्वदेशी की कसम खा ली और स्वदेशी हमने अपना लिया तो हमारा तो कुछ नहीं होने वाला है। चिंता करें वो व्यवसायिक देश, वो व्यवसायिक लोग जो सामान तो बनाते भारत के लिए। अक्टूबर महीना पूरा त्योहार का महीना आने जा रहा है। जी। दशहरा भी है, दीपावली भी है, करवा चौथ भी है, बहुत सारे त्योहार हैं। तो घर की फुलझड़ियां से लेकर के दशहरे में इस्तेमाल किए जाने वाले पटाखे या दीपावली में इस्तेमाल पटाखे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं विदेशों से बन के आते हैं। हमारी गणेश की मूर्ति, हमारी माँ की मूर्ति, माँ के बनने वाले पंडाल की सजावट की चीजें, मतलब हमारे घर तक उनके सामान हैं। अगर हमने बहिष्कार कर दिया तो बहुत मुश्किल वाली होली। ये किसान प्रधान देश है। जी। हमारा काम चल जाएगा। और हमने फिर साबित किया कोविड में। जी। कोविड में जिस तरीके की, अच्छा मंदी में साबित किया हमने 2008-2009 में जब मनमोहन सिंह सरकार थी, उस मंदी का असर भारत पे इसीलिए कम पड़ा क्योंकि हम पहले से ही सेल्फ डिपेंड, हमारे यहाँ एक सर्कल बना हुआ है। और उस सर्कल में अगर गाड़ियों की बात कर लें तो टाटा हमारे यहाँ सबसे बड़ा उत्पादक है, बेस्ट लग्जरी गाड़ियां बनाता। हमको अगर BMW और मर्सिडीज हमने बहिष्कार कर दिया, हमारे से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी। तो इसलिए ट्रंप, अच्छा चिर परिचित स्वाभाविक रूप से हमारी दोस्ती किससे रही है? रसिया से। जी। हम रसिया से तेल लेंगे, ट्रंप को जो करते बनना करें। और ये ट्रंप की मैं बहुत भारी भूल कहूंगा, इसका हर्जाना आने 2 साल बाद ट्रंप भी चले जाएंगे क्योंकि 4 साल की सरकार है। जी। तो इसका हर्जाना आने वाले समय में अमेरिकियों को, अमेरिकी उद्योगपतियों को, अमेरिकी इंडस्ट्री को और अमेरिकी इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह भरना पड़ेगा, कह सकते हैं। जी। जैसा कि ट्रंप का टैरिफ हमारे यहाँ पे लागू किया गया, पहले 25 से 50 किया गया, उसके बाद उसके तमाम तरह के अलग अलग तरीके बयान। तो क्या इसमें हमारी भारत की इकोनॉमी को खत्म करने का रास्ता बनाया गया है या फिर कुछ अलग मतलब की राजनीति बनाने का? वो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगा, हमारे यहाँ एक बड़ी कहावत कही गई है हेमा जी कि धोबी से नहीं जीते तो गधे के कान ऐंठ दे। ये कहावत बहुत परिचित और हर भारतीय के जुबान पे रहती है जी। या ये दूसरे शब्दों में कहें, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। छाछ और मक्खन तो आपको मिला नहीं जी। अब आप खम्बा नोच करके सीमेंटेड है, क्या कर लोगे? आप आंख दिखा किसको रहे हो? आप 25%, 50%, 75%, आप 100% टैरिफ दिखा किसको रहे हो? ठीक है, वो अलग बात हो गई कि जिसके हम उत्पादक हैं और जिसके हम निर्यातक हैं, इन दोनों चीजों पे असर पड़ेगा। लेकिन अकेले अमेरिका थोड़ी मंडी है हमारे उत्पाद की जी। जिस तरीके से लोग आयुर्वेद की तरफ, मैं उदाहरण बताऊं, जिस तरीके से लोग आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से भारत के मसालों की धूम पूरे विश्व में है, जिस तरीके से भारत के बाकी अन्य चमड़ा उद्योग से लेकर के बाकी उत्पादों की धूम है, तो ठीक है अमेरिका हो सकता है। अच्छा, अमेरिका ये रेट बढ़ा करके किसका नुकसान करेगा? हमारा नुकसान तो करेगा बतौर उत्पादक जी। अपने देश का नुकसान करेगा बतौर उपभोक्ता जी। ये बातें हम आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं कि बहुत चीजें, सारी चीजों को लोग चली चला जबान पे इस्तेमाल करते हैं और उसके दूर के मायने समझने का प्रयास नहीं करते। भारत एक विविधता वाला देश है। अगर जूट इंडस्ट्री कलकत्ता में है तो बनारसी साड़ियां कहां बनती? बनारस में जी। चूड़ी और कांच को उद्योग कहां लगा? फिरोजाबाद।
पीतल इंडस्ट्री कहां पर है? मुरादाबाद में। गेहूं या बाकी चीजों की हम चर्चा या बात कर लें तो हमारा हरियाणा और गुजरात या राजस्थान है। महाराष्ट्र में हम कपास और बाकी चीजें पैदा करते हैं। तो भारत कोई एक छोटी, ना तो छोटा देश है और ना छोटा उत्पादक है। और अमेरिका विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता नहीं बन पाएगा। हम अगर तेल लेना उनसे बंद कर दिए तो उनका तेल निकल रहा है। तो कल को हमने अगर देने से इनकार कर दिया तो जो चीजें, चूंकि देखिए भारत पर प्रभु की बड़ी कृपा है। यहां आपको एक साल में चारों जलवायु मिलती हैं, गर्मी भी, जाड़ा भी, बरसात भी, बसंत ऋतु भी। और विश्व में बहुत सारी कंट्रियां ऐसे देश हैं जहां 6 महीने रात होता है और 6 महीने दिन, जहां ठंड ही ठंड होती है, लोगों को धूप देखने को नहीं मिलती। और कहीं धूप इतनी ज्यादा होती है कि लोग काले हो जाते हैं। भाई कालों पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जलवायु की जी। तो इसको आप क्या करोगे? अगर हमारे यहाँ समुद्र है तो हमारे यहाँ पहाड़ भी है, हमारे यहाँ अगर मैदान है तो हमारे यहाँ डिजर्ट्स भी है जी। कुल मिलाकर के हम पे असर पड़ेगा, महा असर उन पे पड़ने वाला है। और इसका समाधान हम निकालेंगे। कारण ये कि बहुत सारी चीजें जो हम पैदा करते हैं ये इसकी कॉपी भी नहीं होती है जी। और अगर कॉपी पर किसी को जिंदा रहना तो फिर उस देश का भला करें, वहां के उपभोक्ताओं को लोग भला करें। अभी भी साउथ की कॉटन की या बांग्ला की देश की या बंगाल की कॉटन की साड़ियां हैं या साउथ सिल्क की साड़ियों की डिमांड पूरे विश्व में है जी। अमेरिका ये बना ही नहीं सकता है। जिसको समोसा और जलेबी बनाना नहीं आता हो, आज भी वो बर्गर पर जिंदा है, वो क्या बात करेंगे जी। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 28 बार कहा है कि हमने भारत और पाक का सीज फायर कराया, तो मोदी जी ने आज तक स्पष्ट तरीके से क्यों नहीं इस चीज को क्लियर किया? देखिए, दरअसल कुछ तो ऐसा है जो पहरेदारी है जी। ये बात मैं मौजूदा सरकार के विदेश मंत्री, मौजूदा सरकार के गृह मंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री तीसरी बार भी बहुमत में, अगर 240 आंकड़े में गठबंधन के बहुमत में उनकी सरकार हो और चल रही है, तो इस पहरेदारी को उनको नहीं छुपाना चाहिए था और इसका मुंहतोड़ जवाब उनको देना चाहिए था, क्योंकि इस किंतु परंतु को नहीं रखना चाहिए जी। दूसरी बात, जिस दोस्त का दोस्त और दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली एक जो कहानी है, देखिए हम जैसे हेमा जी पाकिस्तान की खुशी के कारण समझते हैं, पाकिस्तान इसलिए नहीं खुश है उसके यहाँ खुशियां आई जी। वो दो बात से खुश होता है, एक तो भारत अगर तकलीफ में आ जाए तब उसकी खुशी है, दूसरी चाइना और अमेरिका अगर उस पर रहम कर दे तब वो खुश रहता है। लेकिन अंततः जवाब तो स्वयं में देना है। चाइना लगातार अपने एयरबेस कायम, अपने रोड से, चूंकि भारत को अगर कहीं ना कहीं घेरना है तो पाकिस्तान की जो टेरिटरी है, जो जगह है, जो हमारे लैंड एरिया से लेकर समुद्री एरिया से लेकर बाकी चीजों में लगती है, पाकिस्तान सबसे पास की जगह पड़ता है अमेरिका के लिए भी, भारत के लिए। तो भारत को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान वो इस बंदर दरगाह जैसे इस्तेमाल हो रहा चाइना और अमेरिका के लिए। वहां उनको अच्छा भविष्य में क्या होगा, मतलब आपको अपनी ताकत नहीं बढ़ानी बल्कि दूसरे की ताकत से आपको खुश होना, और दूसरे ताकत से आपको अगर तकलीफ होनी तो ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए। और सिर्फ अमेरिका को भारत के खिलाफ जगह, कैंप या बाकी चीजें उसको चाहिए पाकिस्तान में भविष्य के लिए। तो जो मजबूत होता है उसका दुश्मन पूरा देश होता है, पूरा विश्व होता है, इसको हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो भगवान करे हमारा देश और मजबूत हो जी। और ये जो उनको दुश्मन बनना हो बने, हम उनसे मजबूती से इस चीज को फेस कर सके, लड़ सके। लेकिन आपका जो मूल सवाल था, ट्रंप को भी अगर एक बार बात कहते तो उतना ही मतलब होता, 29 बार कहने में उन्होंने अपने मतलब बात का मतलब ही खत्म कर दिया। और इससे जीता जागता उदाहरण उनको इजराइल और ईरान के बयान पर भी उन्होंने सेम हरकत की। इसलिए लोगों ने अब इसको इसलिए लिया कि चुनाव जीत करके कोई भी राष्ट्राध्यक्ष तो बन सकता है, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन वो बुद्धिमानी का परिचय दे, गंभीरता का परिचय दे, भविष्य में देश के लिए कुछ ऐसा बेहतर करे जिसको लोग माइलस्टोन तरीके से याद करें। आज भी लोग अटल की विदेश नीति, आप सोचिए सरकार कांग्रेस की,
और विदेश में जिनेवा में भाषण देने कौन जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी, जो विपक्ष के नेता होते हैं। ये भारत की राजनीति में, ये भारत की संस्कृति में बचा और रचा हुआ है। तो ये बात अमेरिका को, ये बात पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान की क्या बात करें हेमा जी, आप सोचिए कि एक राष्ट्राध्यक्ष जब सत्ता से हटता है तो या तो वो उसकी फांसी होती है या वो देश छोड़ देता है। बेटा बाप को मार देता है, बाप बेटे को मार देता है। लंबे समय तक बेनजीर भुट्टो से लेकर के सबको सारी बातें पता है। तो पाकिस्तान को चर्चा में भारत के बारे में लाना, जो लोग ला रहे हैं वो दूर की मूर्खता भरा काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार के हमले में, इस बार के ऑपरेशन सिंदूर में या ट्रंप के जवाब में भारत ने क्यों वो मजबूती नहीं दिखाई, ये सवाल है और इस सवाल का जवाब देना चाहिए। लेकिन सुनने में तो ये आ रहा है कि भारत अब भी अमेरिका और रूस में संतुलन लाने में उलझा है। देखिए होता क्या है, जब आप, जैसे पाकिस्तान क्या है कि पाकिस्तान उस रेस में दौड़ रहा है कि रेस में अकेले ही है, तो आगे आएगा तो भी नंबर 1, पीछे रहेगा तो भी नंबर 1। जब आप दूसरी, तीसरी या पहली विश्व शक्ति बनने की तरफ बढ़ते हैं तो आपका जो लेवल होता है उठने बैठने का, कंप्रोमाइज का, बात करने का या समझौता करने का या चलने का, वो उसी लेवल का होता है, कह सकते हैं। तो इसलिए रसिया के साथ, चाइना के साथ, अमेरिका के साथ भारत की बैठकें, भारत के जो मत हैं या मतभेद हैं उनको दूर करके अगर हम उस लेवल पे जाते हैं तो हमारे लिए गर्व की बात है जी। इसमें कहीं कोई संशय का इशू नहीं। हाँ, अगर बात टैरिफ की चल ही रही है तो हमारा आपसे अगला सवाल ये है कि अगर सरकार मानती है कि जीएसटी 2.0 जरूरी था, तो क्या जनता से पिछले 8 सालों से जबरदस्ती वसूली चल रही थी? हेमा जी, दरअसल क्या होता है ना कि चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो जी, यही मोदी सरकार जब विपक्ष में थी जी, या एनडीए सरकार जब विपक्ष थी, यूपीए की सरकार थी जी, तो आधार कार्ड से लेकर के, जीएसटी से लेकर के, अगर आप मोदी जी का बतौर मुख्यमंत्री जीएसटी पे पुराने बयान देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप विपक्ष होते हैं तो आपको देखने का नजरिया और चश्मा कुछ और होता है, जो आप सरकार में होते हो देखने नजरिया चश्मा कुछ और होता है। मैं एक शब्दों में कहूँ कि वन टैक्स वन नेशन की पॉलिसी से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। होना चाहिए, कर पर कर, कर पर कर, कर पर कर नहीं होना चाहिए जी। क्योंकि हम लोग 11-12 राज्यों में लगातार काम करने आना जाना रहता है, तो घंटों घंटों नहीं, दिनों दिन की लाइनें बॉर्डर पे हुआ करती थी। अगर उदाहरण के तौर पे नासिक से अंगूर चला और उसको बंगाल जाना है तो उसकी एक समय सीमा होती है, प्रोडक्शन के बाद पकेगा, नहीं तो सड़ जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ऐसे बहुत सारे उत्पाद हैं भारत में। अब उनको किसी भी स्टेट के बॉर्डर पे लाइन नहीं लगानी। ये मैं एक छोटा उदाहरण आपको दे रहा हूं। अब आते हैं मेन आपके सवाल पर। सवाल देखिए, 2 चीजें हैं। जब आप कोई चीज लागू करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो चीजें या वो नियम या वो कानून 100% जनता के लिए, सरकार के लिए सही हो। जी। रिवीजन और संशोधन हमेशा किए गए, पहले भी। जी। कर दो तो भलाई, ना करो तो भलाई। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि जो विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा कि भाई 8 साल से तक तो हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा कर भरा, आज मैं लगातार देख रहा था पिछले 2 दिन से हेमा जी, सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर लोग हिसाब किताब मांग करके मोदी से पैसा वापस मांग रहे हैं कि साहब हमने इतना महंगा लिया, हमको वापस करिए। लेकिन ये सवाल किसने उठाया था कि ये रिवाइज होना चाहिए? राहुल जी ने। तो कम से कम विपक्ष का चेहरा वो है, विपक्ष को ये बात नहीं करनी चाहिए। और मोदी जी इतने फायदे गिना रहे हैं 22 सितंबर से जनता को, तो क्या फिर 8 साल तक आपने धोखा दिया या गलत नीतियों का अनुपालन? ये सवाल दोनों लोगों से जी। लेकिन इसको मैं दोनों लोगों के बीच की बात मैं आपको बताना चाहूंगा। पक्ष कभी भी उतना खराब नहीं होता विपक्ष जितना बताता है, और सरकारें कभी उतनी अच्छी नहीं होती जितना उसके मंत्री, विधायक, नेता, प्रवक्ता बयान करते हैं। आधा सच आधा झूठ। जीएसटी जरूरी था, इसके फायदे हुए, देश में इकोनॉमिक सिस्टम सुधरा, आम आदमी से लेकर के छोटा जो हॉकर से लेकर जो 40 लाख तक या 20 लाख तक जिनको छूट दी गई, अलग बात को, उसके ऊपर लोगों को ईमानदारी से टैक्स देने की आदत पड़ी जी। और हम अगर ये चाहते हैं भारत को सुधारना, भारत में अच्छी सड़कें, बिजली, पानी,
जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, स्वास्थ्य, तो हमको ईमानदारी से टैक्स देना चाहिए। अब रही बात स्लैब की कि कौन सा स्लैब किस पे होना चाहिए, भाई एक बात बताइए, कम से कम कफन पे तो स्लैब नहीं होना चाहिए था, ये बात विचार करना चाहिए। जी। जैसे आज के देखिए मेडिकल इंश्योरेंस वाले भी लगातार विज्ञापन कर रहे हैं कि अब तो लोग सवाल भी कर रहे हैं भाई मेडिकल इंश्योरेंस की जरूरत कहां पड़ती है, इंश्योरेंस तो हमारे बच्चों के लिए काम आता है जब हम देश में जब हमारी जान निकल जाती है। जी। तो संवेदनशील कुछ ऐसी चीजें थी जिनको इस दायरे से बाहर आकर के बचना चाहिए था। सुधार किया, अच्छा किया, बल्कि विपक्ष, मोदी जी से ज्यादा इस पर विपक्ष को ताली बजानी चाहिए कि ये मेरी वजह से हुआ। उल्टा मोदी जी खुश है और पूरे देश में मोदी जी स्वयं इस बात की चर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े विज्ञापन छप रहे हैं, तो उनके सारे मुख्यमंत्री या मंत्री उसको पूरी तरीके से प्रोत्साहन के रूप में पूरी जय जयकार कर रहे हैं। उनसे जुड़े जो व्यापारी नेता हैं वो अलग अलग अपने व्यापारी संगठनों के जरिए इसके लिए मिठाइयों बांट रहे हैं और लोगों को आह्वान कर रहे हैं। जबकि अब आप अगर देखना चाहेंगे तभी कितने लोगों ने जाकर के साबुन, तेल, अगरबत्ती और बाकी चीजें खरीद ली जो उनका रेट कम हुआ। लेकिन ठीक है, मैं इसलिए तो कहता हूँ मोदी जी को चुनाव लड़ना, सरकार चलाना और सरकार के सामने स्कीम आप देखिए ना, उन्होंने क्या कहा कि ये आने वाले त्योहारों के लिए बहुत बड़ा उपहार है। तो हेमा जी देखिए, टैक्स जरूरी था, हुआ, रिवाइज होना था, ये भी हुआ। कोशिशों को भविष्य में रिवाइज और ना करना पड़े, या राहुल जी अब किस लेवल पर रिवाइज चाहते हैं कि उनकी सरकार आएगी तो वो क्या रिवाइज करेंगे, ऐसा वो कहते हैं। तो मैं दोनों बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि कितना सच था, कितना गलत था और कितना क्या था। जी बिल्कुल। अब देश की सुरक्षा और कूटनीति से बढ़ते हैं उस विषय की ओर, सीधे हमारे लोकतंत्र के दिल से जुड़ा है। मतदाता सूची, वोट चोरी और एसआरआई यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, या सिर्फ एक तकनीक, प्रक्रिया या राजनीतिक हस्तक्षेप का जरिया? हेमा जी दरअसल इसमें दो तरीके के सवाल हैं। एक तो विपक्ष का जो सवाल है, मुझे लगता है, और उसने जो तर्क दिया है, अगर 330 स्क्वायर फीट के मकान में 80 वोटर हों, जीरो एड्रेस वोटर के बारे में देश में किसी को कोई इससे पहले जानकारी नहीं थी। बतौर पत्रकार हम लोगों को भी इस बारे में नहीं पता था कि बिना किसी एड्रेस के, बिना किसी पते के भी कोई वोटर हो सकता है क्या। उसका ज्ञानेश कुमार जी जो चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा साहब जिनके पास घर नहीं होता, जो कहीं जाकर के नौकरी करते हैं और काम करते हैं और रहते हैं, अवैध मत कहिए, रोजमर्रा के लोग हैं जो रोड पर या कहीं पर, तो उनका परमानेंट कुछ होता नहीं, आज यहाँ काम कर रहे हैं, कल कहीं कर रहे हैं, कल कहीं कर रहे हैं, रिहाइश उनके नहीं होती, तो वो उनका जीरो एड्रेस पे हम लोग जो है उनका बनाते हैं वोटर आईडी कार्ड। चलिए मान लेते हैं इस बात को। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी ने इस बात का जवाब बिल्कुल नहीं दिया कि मुंबई, दिल्ली, कर्नाटक या अन्य जगहों पर ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि जहां पर एक कमरा ईडब्ल्यूएस का हो और उस कमरे में 600, 400, 500, 300 वोटर हो सकते हैं। कैसे पॉसिबल है जी। मतलब बहुत सारे गांव, ग्राम पंचायतें, बहुत सारे इलाके, बहुत सारी सोसाइटियां ऐसी हैं शहर में जहां पर कि एक सोसाइटी में इतने वोटर होते हैं। तो ये देखिए दो चीजें हैं। एसआईआर में मैं बताऊं, वो अधिकार चुनाव आयोग का है कि देश में जितने वोटर हैं या जो लोग देश के वोटर नहीं हैं, तो जो भी संबंधित दस्तावेज, क्योंकि देखिए इस पर जब लोग सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने आधार को बेस माना। हम खासकर बिहार की बात कर लें, अभी चूंकि मामला ये बिहार से है, चाहे वो चुनावी यात्रा की बात कर लें, राहुल की पद यात्रा की बात कर लें या वोट चोरी के आरोप की बात कर लें, ये सब सारी चीजें बिहार के चुनाव के मद्देनजर उठी, लेकिन वो फैल गई पूरे देश में इसलिए फैल गई कि देश में कि विपक्ष नेता राहुल गांधी और विपक्ष नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो जब जहां जो बोलेंगे तो संवैधानिक उनको अधिकार है, तो वो एक राष्ट्र का विपक्ष का नेता बोल रहा है। तो उन्होंने जिस तरीके से मुद्दे को तार्किक ढंग से और तथ्यों के आधार पर उठाया, अगर आप उनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, उसका रूप अलग हो सकता है कि इसका वो आप एडम बम या हाइड्रोजन बम या कुछ और दे सकते हैं। और उन्होंने तो कोर्ट में, जैसे आप देखिए, आप योगेंद्र यादव को नहीं बोल सकते। योगेंद्र यादव जब इसमें कोर्ट में पेश हुए तो उन लोगों को खड़ा किए जो लोग चुनाव आयोग की लिस्ट में, वोटर लिस्ट में मरे चुके, मतलब वो है ही नहीं। और ये हम आप सब लोग जानते हैं। हम आप अगर लखनऊ की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, देश दुनिया की किसी कोने की बात कर लें या भारत की बात कर लें, तो जिस दिन देखिए आपके पास वोटर आईडी है, इसका मतलब ये नहीं कि उस वोटर आईडी के आधार पर आप वोटर लिस्ट को बिना देखे वोट डाल सकते हैं। ये तो आपको तब, अच्छा उसकी कोई व्यवस्था भी नहीं है। बीएलओ तो कभी कभार
और या आप बहुत अगर जागरूक हो तो जाकर के पता करिए अपने तहसील से और चुनाव स्थानीय कार्यालय में, आप वोटर है या नहीं है। लेकिन जब आप वोट डालने जाते पता चुनाव में आपका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। अब उस दिन आपके पास क्या बचता? वोटिंग के तो जो सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक का टाइम है, अब वो अगली 5 साल में आएगा या दूसरी योजना में आएगा। हो सकता है कि जब नगर का चुनाव हो, फिर या आपके जिले जिसमें आप मतदाता है, या विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, फिर दोबारा आप तभी चेक करेंगे आप वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। तो इसलिए चुनाव आयोग SIR के जरिए रेगुलर इस प्रक्रिया को करता है कि कितने मतदाता हैं, कितने मतदाता नहीं, किन के नाम जोड़ने हैं, किन के नाम काटने हैं, कौन से लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये रेगुलर प्रोसेस है। इसलिए चुनाव आयोग का दफ्तर स्थानीय तौर पर, ये तहसील पर और जिले पर या राज्य में या केंद्र में होता है। अब मुद्दे की बात आ जाती है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो कितना सच है, ज्ञानेश कुमार अवैध चुनाव आयुक्त वो कह रहे हैं वो कितना सच है, और इन भारतीय जनता पार्टी जो अपना पक्ष रख रही है वो कितना सच है। देखिए, दो चीजें। ये हेमा जी बात इसलिए निकल के आई कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव होता हरियाणा और महाराष्ट्र का, तो अब तक हम लोग ये जानते थे कि शाम को जब बैलेट बॉक्स बंद हुआ या आपके EVM मशीनें क्लोज हुई, उसमें जो वोट का काउंट हुआ, उस बूथ से, उस ब्लॉक से, उस तहसील से, उस जिले का, और शाम तक फिगर सबको पता चल जाता है। लेकिन रातों रात जब 60, 70, 80 लाख फिगर बदल जाए, तब ये चिंता और सोच का विषय होता है। 2 दिन बाद चुनाव आयोग जो आंकड़े जारी करता है, वो उस दिन क्लोजिंग आंकड़े से अगर उसमें अंतर होता है तो सवाल उठाना बनता है। कारण यह है कि 2020 में जब विधानसभा चुनाव था बिहार में, तो लगभग 2000 से 5000 पर बहुत सारी सीटों पर हार जीत हुई जी। और यही स्थितियां कई जगह विधानसभा में होती हैं। तो अगर एक विधानसभा में 15,000 वोट भी फर्जी किसी के लिए हुआ, मैं नहीं कहता कि पक्ष के हाथ में विपक्ष हाथ में, अगर किसी के लिए भी हुआ, तो ये लोकतंत्र में इससे बड़ा तो न तो लोकतंत्र में इससे बड़ी कोई चोरी हो सकती है, न इससे बड़ा कुठाराघात हो सकता है। और हर आदमी को इस बात का अधिकार है कि वही तो कहता है मेरा वोट मेरा अधिकार। अब पता चलो उसका वोट है ही नहीं, वोट ऐसे लोगों का है जो वोटर नहीं है। तो इसलिए ये सवाल राहुल गांधी का, मुझे लगता है इस पर चुनाव आयोग को बेहतर जवाब देना चाहिए, बेहतर गाइडलाइन तय करनी चाहिए। और इस आरोप पर बनी सरकार को अब लगातार कोर्ट इसके संज्ञान में है, कोर्ट इस पे हो रही। जैसे अभी आप देखिए जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है राहुल जी ने, तो कर्नाटक का उन्होंने बूथ से लेकर के, गांव से लेकर के, और उनको लाइव लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए कि आप इनको देख लीजिए, ये वोटर नहीं जी, ऐसे भी उन्होंने। तो अब इसको सांच को आंच कहां, अब इसको आप कैसे जुटलाइएगा। और ये गलती 2-4-10 लोगों की हो जाए बात समझ में आती है, अगर ये गलती लाखों में होती है तो लगता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि दाल ही कुछ काली है जी। विपक्ष का ऐसे कहना क्या मतलब सरकार इसका जवाबदेही बन पाएगा, या फिर ये कहें कि सरकार सामने आ ही नहीं रही है कि इतना बड़ा इल्जाम लगा है और उस पर कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, क्या कहेंगे? हेमा जी, सरकार को सामने आना भी नहीं चाहिए। कैसे? इसलिए कि सरकार बनी है वोट से, वोट की जिम्मेदारी, वोट की रक्षा करना वो संवैधानिक रूप से चुनाव आयोग का काम है। तो इसमें पारदर्शिता के रूप में, जवाबदेही के रूप में, अगर फर्जी वोट पड़े हैं जिस बूथ पे, जिस विधानसभा में, जिस लोकसभा पे, उस पे कार्रवाई करने का अधिकार चुनाव आयोग को है, कोर्ट में जुडिशियल सिस्टम को है। अगर सरकार आपको कटघरे में लगती है कि ये गलत तरीके से सरकार बन गई हो, जिस तरीके से आरोप है विपक्ष का, चाहे अखिलेश यादव की बात कर लें, तेजस्वी की बात कर लें, राहुल गांधी की बात कर लें, ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, अगर इनके आरोपों में सच्चाई है तो चुनाव आयोग जो कोई एक संवैधानिक संस्था है, जब आप हर जगह से हार जाते हैं, आपको न्याय नहीं मिलता, तब आप देश के उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। ये अधिकार उनको कि इस पे जांच बैठाए और उसका निर्णय ले। अगर इस पे सरकार सामने आती है तो फिर वो शक, वो आरोप और वो फिर उसमें सच्चाई दिखती है कि भाई हम किसी बात पे वाली विवाद हमारा आपका है, और उसमें कोई तीसरा व्यक्ति आके दखल करे तो तीसरा व्यक्ति का इंटरेस्ट होगा तभी दखल माना जाता है। इसलिए सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। सरकार तो बनी सरकार है, लेकिन अब कहते हो वोट चोरी से बनी सरकार है, तो ये जवाब सरकार को नहीं देना है। अच्छा, जो एक मिनट ऐसे समझिए कि जो चोरी किया है वो जवाब थोड़ी देता है। जवाबदेही तो थाने की होती है और वो जुडिशियल सिस्टम की होती है कि इनको पनिश करे और इनसे चीजों कैसे निकाले वो। तो इसलिए सरकार के मामले में एक सवाल में कहूँ, ये चुनाव आयोग का मामला है, ये विपक्ष मामला है, और ये देश का नागरिक और उसको वोट का मामला है। अगर उनको सबूत और साक्ष्य और सवाल मिलते हैं तो इस पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। राहुल गांधी विपक्ष के
सबसे मजबूत कड़ी में माने जा रहे हैं और उन्होंने पुख्ता सबूत दिए कि ऐसे ऐसे वोट चोरी के मामले आए। उन्होंने पहले एटम बम किया, उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा बम फोड़ा और उन्होंने पुख्ता सबूत देते हुए इल्जाम लगाया कि चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है और उसके ऊपर इल्जाम लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चुनाव आयोग ने करवाई, लेकिन उन्होंने अपने किसी भी पत्रकार का जवाब वैसा नहीं दिया जैसा क्वेश्चन आया। इस पर कौन जवाब देगा? हेमा जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और पत्रकारों को सही जवाब नहीं देना अब ये अधिकारियों की, नेताओं की, मंत्रियों की, सरकार की आदत बन गई है। इसलिए हमें इस बात को बिल्कुल बुरा नहीं लगता है कि हम सीधे पूछे और हमको सीधा जवाब आया था। वो दौर कुछ अलग होता था जब हमको सीधा हम सीधा सवाल भी नहीं करते हैं। अगर हम सीधा सवाल ही करें तो लगातार क्यों हम पे गोदी मीडिया का आरोप लगे। गोदी मीडिया का आरोप अब इसीलिए लगता है कि हम सवाल भी उस लेवल पे नहीं कर पाते। अब रही बात मुद्दे की, ज्ञानेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज्ञानेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे एज चुनाव आयुक्त तो नहीं बल्कि नेता के रूप में लग रही थी कि सारे मामलों को बड़ा गोल मोल करके, अच्छा सारे जवाब, वो सारे सवाल राहुल से कर रहे थे। भाई राहुल ने तो आपको, जैसे उदाहरण के तौर पे एक बात कहें, राहुल का आरोप है कि साहब वोट चोरी हुआ और चुनाव आयोग और SIR के जरिए वोट की चोरी ठीक करके वोटर लिस्ट ठीक कर रहा, तो इसमें मदद करिए ताकि भविष्य में वोट की चोरी ना हो। यही बात मैं चुनाव आयोग के बारे में कहूंगा। चुनाव आयोग जिस काम के लिए, SIR के लिए पूरी टीम लगा रखी है, अगर वो काम राहुल गांधी और तेजस्वी या विपक्ष के नेता या विपक्ष के लोग आपको करके दे रहे हैं तो आपको सहायता दे रहे हैं, आपको कमियां गिना रहे हैं, आप उस कमियों को ठीक करिए और कमियों में जो दोषी हो उसको सजा दीजिए। पर इस तरीके, जो मैं आपको जवाब दे रहा हूं, इस तरीके से चलने की, इस तरीके के रहने की मनसा किसी की नहीं है। और इधर कई बार कम शब्दों में, बंद शब्दों में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों पर, आफ्टर रिटायरमेंट पे जाने वाले पदों पर भी कई तरीके का आरोप लग रहे हैं। हेमा जी, एक वक्त होता था जब कभी कोई किसी से सवाल कर ले संवैधानिक पद पे बैठे रहने पर, और सवाल साथ के जाने से पहले लोग त्याग पत्र देते थे। यही आडवाणी जी, अगर आप सबको अच्छे से याद हो, नेता थे, बड़े नेता थे। जब ये जिन्ना के मजार पे गए और वापिस आए तो इनकी इतनी किरकिरी हुई कि त्याग पत्र देने से लेकर के, बल्कि उसके बाद ये सन्यास की तरफ बढ़ गए। दोबारा इनको वो पद, वो गरिमा नहीं मिली जी। हम बलराज मधोक की बात कर लें, भरे मंच पे उनसे एक सवाल हो गया, फिर दोबारा वो उठ नहीं पाए। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, 13 महीने की सरकार गिर रही थी, वो लोकसभा में जब उसका जवाब दे रहे थे, उन्होंने एक बात कही थी और उन्होंने शरद पवार को लेके कहा था, कलमाड़ी को लेके कहा था कि ऐसे, वो तब बाकी विपक्ष नेता ने कहा था कि अटल जी आप तो बहुत अच्छे हैं लेकिन पार्टी आपकी खराब है। तो उन्होंने जवाब दिया था, ऐसे दलों के समर्थन से मैं सरकार चलाना छोड़िए, मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा, मैं उस चरित्र के व्यक्ति हूं। अब ये सब बातें किताबों में रहेगी, अब ये बातें प्रायोगिक रूप से नहीं होती हैं और वही स्थितियां संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए। अन्यथा चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त या जो पदाधिकारी हैं, सरकारें आती जाती रहेंगी, आपको नियमतः संवैधानिक पद पे रहते हुए काम करना चाहिए था। लेकिन अगर इतने सवाल ज्ञानेश जी पे उठ रहे हैं, उनके परिवार पे उठ रहे हैं, उनके परिवार के पदों पर उठ रहे हैं, वो चाहे DM से लेकर के IAS से लेकर बाकी चीजों को लेकर हो रहे हैं, या आपने पीछे भी देखा होगा कई लोगों पे इस तरीके के सवाल उठे हो रहा है, तो अब मीडिया बायस हो जाए तो गोदी मीडिया जी। लेकिन मेरा सवाल आपसे मन से कि अगर नेता और अधिकारी बायस हो जाए, अच्छा नेताओं की बात, मजे की बात है कि नेता शाम तक रैली कराता है किसी और पार्टी की, और रात में बंद बात अगर उसकी बन जाती किसी पद पे, किसी प्रतिष्ठा की। देखिए, और हेमा जी, जिस देश में अगर लालू यादव, नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार बन सकती है, महबूबा मुफ्ती की और बीजेपी की सरकार बन सकती है, 10 साल तक UPA को सरकार में वामपंथी दल अगर कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं, तो राजनीतिक फायदे के लिए कभी भी, कहीं भी कुछ भी हो सकता है और कोई किसी के साथ जा सकता है। इसलिए अब ये चरित्र की, ये सिद्धांत की बातें किताबों में पढ़ने पर अच्छी लगती हैं, प्रायोगिक रूप में नहीं। जी कह सकते हैं। राहुल गांधी ने 2 हफ्तों से ज्यादा लंबी यात्रा की, लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय किया, और इसका असर किस पे दिखा? क्या युवाओं में आएगा इसका असर? क्या उनके मुद्दे युवाओं को करेंगे कि जैसे उन्होंने बाढ़, बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दे उठाए?
तो क्या वोट चोरी या फिर इन मुद्दों को लेकर कौन सी, जैसे कि हमारे युवा पीढ़ी इन पे आगे आएगी या फिर हमारे आज के जो उसके आगे के लोग हैं वो आएंगे, कौन है जो विपक्ष को इस समय सबसे आगे लेकर जाने वाला है? हेमा जी, जी 89 के बाद पूरे देश में जी राजनीतिक यथास्थिति बदली। जी कांग्रेस प्रदेशों से और खासकर हिंदी भाषी प्रदेशों से गायब होना शुरू हुई। फिर गठबंधन की सरकारें चलने लगी जी जिसमें बीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल, जी फिर अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद 2004 में यूपीए गठबंधन की सरकार जिसके चेहरा मनमोहन सिंह रहे, 10 साल उनकी सरकार चली। बीपी सिंह की सरकार के बाद या ये कहें कि कांग्रेस 89 के बाद उस प्रचंड बहुमत का मुंह नहीं देख पाई जो स्थितियां इंदिरा जी के समय थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय थी, या इंदिरा जी के जाने के बाद चुनाव हुआ था तो राजीव गांधी के समय थी। जी अब राहुल गांधी चूंकि उस पार्टी के एक तरीके से वारिस हैं। 10 साल तक आपने अंतिम दिनों में देखा होगा कि मनमोहन सिंह पीएम रहते हुए हमेशा आरोप लगता था कि सुपर पीएम के रूप में फैसला करती हैं सोनिया जी जी और राहुल जी युवराज के रूप में, हम सभी उनको युवराज ही कहा करते थे। जी और उसका असर ये पड़ा जब मोदी सरकार या एनडीए सरकार या बीजेपी सरकार बहुमत में आई तो राहुल के ऊपर सबसे ज्यादा संकट आया। और सबसे ज्यादा हार के बाद, आप इसको एक हार मत देखिए, अगर मैं काउंट करूं 2014 से लेके और देश के सभी राज्यों और चुनाव की बात करें तो लगभग सेंचुरी मार चुके हैं राहुल जी हारने की। जी लेकिन उसके बावजूद भी अगर विपक्ष के रूप में वो चेहरा खड़ा होता है, एक आप सोचिए इतिहास 19 से 24 विपक्ष में नेता विपक्ष के पद भी इनको नहीं मिले क्योंकि इनके पास संख्या बल नहीं था। जी वो एक नियम है 10% का संख्या बल होना चाहिए तभी विपक्ष का चेहरा नेता विपक्ष होगा। 24 में जो चुनाव हुआ परिणाम आया तो सीटें ये सीधे 50 के जो नीचे थी वो 99 और 100 पहुंच जाती हैं अकेले कांग्रेस की। ये सिर्फ राहुल की उपलब्धि है क्योंकि आंधी में जिस तरीके से कांग्रेस बह चुकी थी मोदी की आंधी में और दोबारा सरवाइव कर रही, तो ये जो राहुल में बदलाव की बात आप कर रहे हैं, मेच्योर परिपक्वता की बात कर रहे हैं, वो इससे पहले की जो यात्रा थी उनकी शुरू हुई थी आपके साउथ में रामेश्वरम से जी उसके बाद देश मानने लगा कि नहीं राहुल धीरे धीरे परिपक्व हो रहे हैं। और उसका परिणाम यह था कि 2022 के बाद जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा परिवर्तन आया कि यूपीए गठबंधन या ये कहिए कि अखिलेश और राहुल दोनों लोग को मिलकर के 37 सीटें या जाकर के ज्यादा सीटें मिलती हैं। नहीं मेरा कहने का मतलब हेमा जी है कि बिहार का जो चुनाव है इसके बाद बंगाल का चुनाव है और फिर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है। जी ये 3 राज्यों में राहुल के लिए बहुत बड़ा स्कोप है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन यहां न जीते। कोई दल ऐसा क्षेत्रीय नहीं हो जिसकी कोई राजनीति दिल्ली में चमकेगी। दिल्ली के नेता तो विपक्ष की जब कभी कोई बात आएगी तो राहुल सर्वमान्य, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। जी तो इस रथ यात्रा में उनके जो इस पद यात्रा में उनके जो विषय थे, चुनाव वोट चोरी से लेकर के 20 साल के नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर के या तेजस्वी के साथ जोड़ी बना करके चलने को लेकर के, रणनीतिक रूप से कांग्रेस के लिए बेहतर था। और विपक्ष के लिए जो मुद्दे होने चाहिए थे, वोट चोरी लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर के, विकास को लेकर के, उसने इतना तूल पड़ा तभी हम आज आप बैठ के चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। बात जब लोकतंत्र की आती है तो बिहार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ की राजनीति न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करती है। प्रशांत किशोर, लालू परिवार, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, हर कोई सुर्खियों में है। तो अब रुख करते हैं बिहार की राजनीति की ओर। तो मनोज जी, आपसे पहला सवाल है कि पीके ने अपनी पार्टी जनसुराज के साथ 243 सीटों पर लड़ने की स्ट्रेटेजी भी घोषित की। उन्होंने साफ कहा कि नीतीश का शासन भ्रष्टाचार से घिरा है। इस पर सरकार और काफी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, कुछ ने मानहानि नोटिस भेजे और सार्वजनिक रूप से खारिज किया। तो आप उनकी बयानबाजी पर क्या कहना चाहेंगे? हेमा जी, हम उस नीतीश को जानते हैं जो बड़े वाकपटु थे जी, लाइन बहुत क्लियर थी जी, पेशे से या पढ़ाई से इंजीनियर थे जी, लोहियावादी विचारधारा के थे, एंटी कांग्रेस थे
और उनको जब जब केंद्र में अटल जी के साथ काम करने का मौका मिला वो बेहतर मंत्री साबित हुए। जी 2005 से 2025 आ गया, 20 साल के बिहार के राज में सुशासन बाबू, बिहार में नीतीश हैं तो बाहर है, ये सब बातें रही। और एक बड़ा निर्णय था, हर राज्य का जो रेवेन्यू मॉडल होता है उसमें शराब सबसे बड़ा उद्योग कह सकते हैं और सरकार को पैसा देने का एक माध्यम होता है। शराबबंदी बहुत बड़ा निर्णय था जिसमें वहां पे महिलाओं ने और उस परिवारों ने बहुत सराहा नीतीश इस निर्णय को लेकर के। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी नीतीश जी की कि वो लालू के साथ भी चले जाते हैं, जिस लालू के जंगल राज को बोल करके वोट मांगते हैं और बाद में उसी लालू के साथ जाते हैं। फिर उन्हीं लालू के साथ उनकी नहीं पड़ती, फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में आना तो आना, चलिए कोई बात नहीं है। अब स्थितियां ये हो गई कि मैं आपके जो सवाल है पीके पिछले 3 साल से गांव गांव, घर घर, गली गली, कुचे कुचे भटक रहे हैं। आप खुद ऐसे सोचिए कि आपका भाई, आपका कोई भी सगा जो अमेरिका में पढ़ा बड़ा हो, जिसकी हैसियत 500, 700, 1000 करोड़ हो, जिसके कहने पे देश का प्रधानमंत्री चुनाव जीतता हो, देश का मुख्यमंत्री चुनाव जीतता हो, 200-500 करोड़ रुपए लोग देने को तैयार हैं सिर्फ सलाह के लिए। और वो आदमी अगर सड़क की धूल खा खा करके अगर सवाल उठता है तो चिंता का विषय और सोचना चाहिए। मैं प्रशांत कुमार पर बहुत मतलब लगातार सोचता भी हूँ, सर्च भी करता हूँ, लेकिन उस आदमी ने बिहार बाहर जाने की बात नहीं, वो बिहार को बदलना चाहता है, बिहार की बात करता है। अब रही बात उनके सवालों को, तो जब नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी कहते हैं और सम्राट चौधरी, राकेश कुमार, आपने इधर देखा होगा विगत 3 दिनों में नई बात आई, सम्राट चौधरी, सम्राट कुमार, राकेश कुमार मौर्य, कक्षा 9 फेल, कक्षा 9 पास, जेल यात्रा, फिर उनके मंत्री, बहुत सारे आरोप और सबूतों के तहत, जिसमें ना भारतीय जनता पार्टी जवाब दे पा रही चूंकि उनको डिप्टी सीएम है, ना नीतीश कुमार जवाब दे पा रहे ताकि जो कि उनको डिप्टी सीएम है। क्या मजबूरी है? मैं ये सोचता हूं कि आखिर नीतीश जी की ऐसी क्या मजबूरी है। अच्छा, आप अब प्रधानमंत्री तो आप बनने से रहे, बिहार के मुख्यमंत्री आप 20 साल से हैं जी। वहां तो ये कहा गया भाई सरकार किसी की भी आए, गठबंधन किसी का भी हो, पार्टियां बदलती रहेंगी, मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा, बशर्ते वो शपथ ग्रहण लेने जाएगा और त्यागपत्र देने जाएगा। ये बात नीतीश जी के बारे में हम चर्चा, और तो आपने देखा होगा लोगों ने पीछे बहुत सारे रील में चलाई, चाचा पलट जाइए, चाचा पलट जाइए, आप सब लोगों ने इस बात को भगू भी देखा होगा। तो पलटू मार या पलटूबाज, फिर आपने सदन में नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जब सदन में कुछ ऐसे भाषण देता है, कुछ ऐसे बयान देता है जो महिलाओं के लिए सुनने में बहुत अजीब से लगते हैं और वो बिलो द बेल्ट होता है, ये बतौर पत्रकार हमारी सोच नीतीश जी को कभी नहीं थी। लेकिन बिहार की स्थितियां बदल चुकी हैं। अब ये प्रशांत कुमार जैसा डायनामाइट, इससे कौन फटेगा? फटने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दरअसल वो उच्च जाति से बिलोंग करते हैं, जमीन की बात करते हैं, पैसे धन की उनको कोई कमी नहीं है, पढ़े लिखे वो बिल्कुल हैं। वो अगर पासवान को घेरे में ले आते हैं तो नीतीश को भी लाते हैं, तेजस्वी को भी अगर 9वीं फेल 9वीं पास कहते तो सम्राट चौधरी भी। आखिर वो करना कारण ये है कि मुझे, देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रशांत जी अपने भरोसे वहां सरकार बनाने जा रहे हैं। अब गठबंधन की स्थितियां आएंगे तो किसके साथ जाएंगे? उन्होंने कोई दरवाजा ऐसे छोड़ नहीं रखा जिस दरवाजे को वो सवाल नहीं कर रहे हैं। और 243 सीटों पर चुनाव लड़ना ये दिनों दिन की बात नहीं होती। ये हिम्मत तो नवा भाजपा जुटा पा रही, ना नीतीश कुमार जुटा पा रहे हैं, ना लालू यादव जुटा पा रहे हैं, ना कांग्रेस जुटा पा रही। वो अलग बात होगी, चिराग पासवान बड़बोलेपन में बोल जाते हैं कि साहब 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये जो गठबंधन के लोग हैं ये चुनाव लड़ेंगे, अपने अपने हैसियत से इनको सीटें इनके दलों में मिलेंगी, चाहे वो यूपीए गठबंधन हो, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो। प्रशांत किशोर क्या गुल खिलाएंगे ये बहुत अनमिच्योर अभी मेरा जवाब होगा आपको, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर जी की बातों को विश्वसनीयता और अविश्वसनीयता में थोड़ा सा अगर कहीं कोई संकट आ रहा तो 2012, 13, 14 में संघर्षों से बनी पार्टी अरविंद केजरीवाल और अन्ना का आंदोलन, क्योंकि बातें उनकी भी इसी तरीके से थी। लेकिन वक्त आया तो मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री से लेकर राज्यसभा सांसद से लेकर सभी लोग जेल में नजर आए जी। तो मैं तो ये शुभकामना दूंगा और ये चाहूंगा कि प्रशांत किशोर जी के सपने साकार हों,
बिहार को अच्छी छवि का नेता मिले, गंदी राजनीति से चीजें बाहर निकलें और खासकर पीडीए या जातिगत चीजें उससे उभरे, बिहार का भविष्य अगर कुछ और बेहतर हो सकता है तो ये उम्मीद ही की जा सकती है। आपके जवाब में कहीं ना कहीं एक चीज थी कि ये मतलब बी पार्टी बन के आ रहे हैं। दरअसल बी पार्टियों का ही की ही बल्ले बल्ले है, लेकिन उस बल्ले बल्ले में सवाल ये उठता है हेमा जी कि इनको जरूरत क्या है। ना तो ये राजभर हैं, ना ये निषाद हैं, ना ये जायसवाल है, अगर मैं बिहार की बात कर लूं, ना ये पासवान है, ना ये मांझी हैं। तो इनको 4, 6, 10 सीटें जीत करके ये सदन में किस हैसियत में, या एक भी बात और भी हो सकती है, बदलाव के लिए एक ही हाथ होता है, और बल्कि बंगाल में तो कहावत, अगर कोई आपका साथ नहीं दे तो आप अकेले चलो जी। तो शायद एकला चलो की पॉलिसी में भरोसा करते हैं, आज नहीं कल तो बदलाव आ जाए, बदलेंगे प्रशांत किशोर, इनको सत्ता मिले, इनको बहुमत मिले और बदले बिहार। तो हम लोग भी देखते हैं बतौर पत्रकार, कह सकते हैं जैसे कि आरजेडी के हैं या लालू परिवार के हैं, पारिवारिक कलह जो आज कल सबके सामने आ रही है, जैसे रोहिणी आचार्य को ले लीजिए, इनके बड़े बेटे को ले लीजिए, जो पारिवारिक कलह इस समय आई हैं, ये क्या असर देंगी आने वाले समय में, इनका वोट बैंक पे क्या असर जाएगा? देखिए मैं बताऊं आपको, देश में कांग्रेस के बाद अगर आरोप प्रत्यारोप या बड़े पदों में पारिवारिक रूप से आने की बात आए तो दक्षिण में करुणानिधि परिवार था, जिसकी बेटी, दामाद और सारे लोग बड़े बड़े पदों पर, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सत्ता हस्तांतरण और बहुत सारी चीजें होती रही। उसके बाद देश का सबसे बड़ा राजनीतिक पारिवारिक दल अगर किसी को देखा जाए तो वो मुलायम सिंह यादव का परिवार रहा। लालू यादव का परिवार भी लगभग उसी तरफ बढ़ा और आगे चला। तो जब आप, और ये पारिवारिक लड़ाइयां होती हैं, जब परिवार का मुखिया, जैसे करुणानिधि नहीं रहे तो हमने राजा कनिमोरी और कलानिधि और बाकी उनके बेटी, दामाद और बेटों में हमने वो कला देखी। फिर उत्तर प्रदेश में आप देखिए, मुलायम सिंह नेताजी अपने रहते किस तरीके से भाई भतीजेवाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से लेकर मुख्यमंत्री बनाने से लेकर के क्या क्या उनको देखना पड़ा, और किस किस तरीके पार्टी के आज भी आरोप प्रत्यारोप भाजपा करती है कि जो अपनी चाचा की इज्जत नहीं करता वो पार्टी क्या चलाएगा। अब इस संकट से गुजर रहा लालू यादव परिवार। लालू विगत काफी दिनों से उम्र के साथ साथ किडनी के और स्वास्थ्य कारणों से जब से जेल में थे, वो जेल से बाहर है, उनका इलाज चल रहा। उसी बीच बेटी और बेटा वो भी विधायक और सांसद हुए, मंत्री हुए। तो पार्टी में प्रमुख पद होगा और उत्तराधिकारी कौन होगा जी। सारा संकट इसको लेके। सेकंड लाइन में ये है कि वो लोग कैसे सरवाइव करेंगे, क्योंकि अब लालू जी की प्रॉपर्टी तो है नहीं कि बराबर हिस्सों में बांट दें, उसको रजिस्ट्री करनी है, नॉमिनेट कर दें। सत्ता तो देखिए उसको मिलती है जो सत्ता को लेने में काबिल होता है जी। और ये बिल्कुल निसंकोच मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि वो सामाजिक मानवता के रूप में, सामाजिक स्वीकार्यता के रूप में वो सत्ता तेजस्वी को मिल चुकी है जी। अब इसमें अन्य लोग, उनकी बेटी, उनके बेटे किसी तरीके के सवाल करके खाली पार्टी को कमजोर करेंगे, बल्कि बेहतर ये होगा कि वो सारे लोग तेजस्वी का साथ दें। कल को सरकारें बनेंगी, नहीं भी बनेगी, तब भी सबके पास इतना बड़ा राज्य है और लालू यादव कितना बड़ा नाम है, पार्टी कितना बड़ा कद है कि वो विधायक और सांसद रह सकते हैं। अगर ये पारिवारिक विवाद हुआ तो नुकसान मुझे लगता है तेजस्वी का नहीं होगा, बल्कि इन सारे लोगों को होने वाला है जो उसके बाद की श्रेणी में आते हैं। कह सकते हैं प्रशांत जी ने कहा कि नीतीश जी ईमानदार हैं, पर उनकी राजनीति थोड़ी भ्रष्ट है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए दरअसल सवाल इतना गूढ़ है हेमा जी कि सरदार चोरी नहीं करता, बाकी सारे ही करते हैं। ये सरदार मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सरदार की बात आती है मनमोहन सिंह जी पे। मनमोहन सिंह जी की छवि बहुत साफ सुथरी थी जी, लेकिन उनकी पत्नी पे जब कोई किसी पद पे नहीं थी, उनके मंत्रिमंडल पे 2G 3G से लेकर के, खेल से लेकर के सारे आरोप, सारे घोटाले, सब कुछ लगे। और जबकि देखा जाए तो एक समय बाद सारे आरोपों से सारे लोग बरी हुए, कोई भी उसमें सजायाफ्ता नहीं हुआ, लेकिन सरकार उनकी चली गई, आरोप रहता रहा। अब ये नीतीश जी अपनी छवि के लिए, मैंने पहले भी कहा, और अपने ईमानदार छवि के लिए उन पर बहुत बेदाग, प्रशांत किशोर जी अगर स्पेशली नीतीश जी भी कोई व्यवहार इस तरीके करते हैं तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला जी। लेकिन आप सब, मैंने कहा ना, सरदार अगर
गोल का, वो ईमानदार है। अगर उनके नीचे सम्राट चौधरी और अन्य मंत्री 200, 500, 700, हजार करोड़ के 2-4 करोड़ के घोटाले में आते हैं, अवैध संपत्तियों में बेटी बेटा दमाद या किसी को लिखने से लेकर बेचने से लेकर के, तो फिर आप ईमानदारी का ढोंग पीटते रहें, बल्कि बेहतर है कि आपके नाक के नीचे घोटाला होता रहा, आपने किया क्या। जी हाँ, बात नीतीश पर आ गई है तो एक डील काफी चर्चा में है कि अडानी को 1050 एकड़ जमीन 33 साल के लिए 1 रुपए में दे दी गई। इसको क्या कहेंगे आप? इससे पर्यावरण पे क्या नुकसान आएगा? पेड़ काटे जाएंगे, 10 लाख पेड़ काटने का उसमें आदेश भी है। हेमा जी, एक सामान्य आदमी जी कोई हरा भरा पेड़ काटे तो वन विभाग और स्थानीय पुलिस उसको ले जा करके बंद कर देती है, उस पर तरह तरह की धाराएं लगाती है और उसको 100 नुकसान बताती है। सरकार बारिश के बीच में, बारिश का मौसम देखते हुए सारी सरकारें राज्य की ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण का अभियान चलाती हैं और कोशिश करते हैं कि पौधे लगें ताकि लोगों का वातावरण, ऑक्सीजन, एनवायरनमेंट चीजें बनी रहें। बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो और पॉल्यूशन कम बढ़े। अगर उसी तरीके दूसरी तरफ 10 लाख वो सारे पेड़ काट दिए जाएंगे जिनको वर्षों, कितने कितने सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ वो लगे हुए होंगे उस जमीन पर, उस तो अगर वो कटते हैं तो उससे बिहार ही नहीं देश का कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। कैंसर जैसे महामारी से हर घर, हर परिवार पीड़ित है और इस सब के जनक हम स्वयं में हैं। आप एसी अगर लगाते हैं इसलिए कि आपका घर ठंडा रहे। बीच में थोड़े समय के लिए कोविड आया था और हम सब घरों में चले गए थे, तो शेर और सारे प्राकृतिक जानवर सड़क पे आ गए थे। लोगों के घरों से, छतों से हिमालय रेस दिखना शुरू हो गई थी। पॉल्यूशन कम हो गया था, स्वच्छ वातावरण में पानी साफ हो गया था। तो व्यवसायिक कारणों से सरकार इस तरीके के अनुबंध क्यों करती हैं जो जनमान या जनहानि का नुकसान करे? इसमें कोई अकेले नीतीश जी दोषी नहीं है। नीतीश जी तो आप एक मुद्दा है। इससे पहले झारखंड सरकार, इससे पहले आपकी छत्तीसगढ़ सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तो अडानी छोड़िए, अंबानी, अनिल अंबानी, नेताजी की सरकार हुआ करती थी तो 1 रुपए पर और 100 साल के लिए उन्होंने पूरा, आपने बड़ा आंदोलन देखा होगा ये एनसीआर में, दादरी से लेकर के सबको घटना याद होंगी। रातों रात कितने किसान सड़कों पर उतरे थे, कितना मुआवजा और क्या क्या चीजें रही। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि अडानी के इस तरह के करार और इस तरह के उनको सरकार की या किसान की जमीनों को बंदर बाट करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे भूमि का आवंटन नहीं करना चाहिए और इस तरीके की हरकतें अगर सरकारें करेंगी तो लोग सड़कों पर उतरेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं है, ये देश का नुकसान है, जनहित का नुकसान है। और एक सवाल है नीतीश जी से कि सरकार अगर तेजस्वी को होती, 10 लाख पेड़ काटे जाते, 1100 एकड़ जमीन दी जाती तो आप क्या करते? तब लगता है नीतीश जी बिहार से लेकर दिल्ली तक और देश को एक कर देते, बिहार जल रहा होता। ये भारतीय जनता पार्टी उस समय आग लगाती थी बिहार में पूरे धरते प्रदर्शन के साथ में। तो कम से कम आप ये सोचिए कि इन सब के जरिए आप कितना बड़ा जनमानस का नुकसान कर रहे हैं। जी जी, लालू परिवार में जो पुराने नए केस थे सब सामने आए, मनी लॉन्ड्रिंग का, लैंड फॉर जॉब, ये सब की सुनवाई तेज हो गई है। अगर लालू जी के सबूत साबित होते हैं, उन पे आरोप लगता है, तो क्या उनकी नैतिक और राजनीतिक जवाबदेही क्या होगी? आप क्या कहेंगे? एक बात कही गई थी और हमने, आपने सब लोगों ने सुना होगा कि इस मामले में डिटर्जेंट की फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी। अब लालू यादव भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, ना उसको समर्थन दे सकते हैं। ये बात मैंने इसलिए कही कि आप लोगों ने हजारों मंचों पे पार्टी प्रवक्ताओं पे, विपक्ष के नेताओं से ये बात सुनी होगी। और जब मैं पीछे ले जा रहा हूं, पवार, चौहान, ये सारे लोग जिनके पास कई 1000 करोड़ का घोटाला, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में समर्थन दिया और आज आप देखिए सरकार में है, तो कोई अगर डिप्टी सीएम है तो कोई कैबिनेट मंत्री। जबकि चौहान पे सबसे ज्यादा आरोप कांग्रेस के में हुआ करते थे तो इन पे लगा था और लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी थी जी। इस पर मेरा एक कहना होगा हेमा जी कि जब सरकारें आरोप प्रत्यारोप और जांच के घेरे में किसी भी नेता को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्थान को ले आए तो उस पर निष्पक्ष जांच उस संवैधानिक संस्थाओं को करनी चाहिए जिससे लोग बरी हों, जिससे लोगों को न्याय मिले। लालू जी
अगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि लालू जी को सजा देना, लालू जी पर चार्जशीट करना, दोषी बनाना, वो काम है न्यायिक प्रक्रिया का, न्यायिक जांच का, उस पर मेरा कोई सवाल नहीं। लेकिन लालू जैसे देश में अन्य जितने भी नेता आरोपित हैं उनकी भी जांच तेज होनी चाहिए जी। और उनके साथ भी वही उसी तरीके का रवैया होना चाहिए जो लालू यादव के साथ कह सकते हैं। इसमें कोई बायस और कोई किसी के साथ दुराव वाली बात नहीं होनी चाहिए। संविधान को और न्याय को अगर न्याय तरीके रखने देंगे तो जो आज सरकार में कल ही अगर विपक्ष होंगे, जो आज विपक्ष में कल सरकार में होंगे, तो बदले की राजनीति नहीं होगी और लोगों पर इस पर भरोसा ज्यादा हो। कह सकते हैं। चिराग पासवान इस समय नीतीश जी पे लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, लगातार आलोचना कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि वो दल बदल कर उनके खिलाफ लड़ने को तैयार हैं बीजेपी या जेडीयू से? हेमा जी, आप एक बात समझिए, मैंने इसलिए कहा कि गठबंधन सरकारें कोई किसी के साथ जा सकता है, चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए किसी और के साथ, चुनाव के बाद चुनाव किसी और के साथ। चिराग पासवान का सपना है जो उनके पिताजी का सपना था, जो पूरा नहीं हो सका। किसी तरीके से गठबंधन की सरकार में अगर ऐसी कोई स्थिति बने कि उतने ही सीटों पर सरकार बने जितनी सीटें चिराग पासवान को आए, तो मुख्यमंत्री पद चाहेंगे। लेकिन अभी आप देखिए, आपको बात ये कितनी अजीब सी, हंसी से, मजाक से नहीं लगती है कि वो सब एनडीए के घटक दल हैं, दोनों पार्टी के नेता केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी के समर्थन से बात एनडीए के बजाय नीतीश की सरकार चल रही है। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हैं, वहां भी बंदरबाट और हिस्सेदारी, यहां भी हिस्सेदारी। ये कैसे कन्विंस कर लेते हैं जाकर के राज्य में कि साहब हम नीतीश का भी विरोध करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करें? जनता को ये लोगों ने क्या बेवकूफ बना समझ रखा है? ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ दबाव की राजनीति में ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल सके, यही कोशिश कर रहे हैं जी। तो आज की बहस में हमने पहलगाम हमले से लेकर जातिगत राजनीति तक हर उस मुद्दे पर बात की जो देश के भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ है। हमारे साथ रहे वरिष्ठ पत्रकार और यूनाइटेड भारत के संपादक मनोज मिश्रा जी, जिन्होंने अपनी राय और अनुभव से हमें गहराई दी। आशा है कि यह चर्चा आपको सोचने पर मजबूर करेगी। मैं हेमा श्रीवास्तव यहीं से आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद।